जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। अरे हारना तो है मौत के सामने, फिलहाल जिंदगी से जीना सीख लो। आइए दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कितने टाइप हैं और उन सबका जब ट्रांसलेशन बनाया जाएगा इंग्लिश में तो वो कैसे बनेगा, उसमें किस प्रकार से हम लोग वांट, लाइक, नो आदि के यूज कर सकते हैं। तो आइए एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बताया जा चुका है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसका यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछने में, प्रश्न पूछने में जिसका प्रयोग करते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। और इसके पहले ये भी बताया जा चुका है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है। एक एस या नो जिसका आंसर निकलता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जिसका आंसर यस या नो में नहीं निकलता है उसको WH टाइप का बोलते हैं, WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस या इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, इसकी जाकर के वहां से देख सकते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस प्रकार से बनाया जाए ताकि बहुत ही इजी वे में उसको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जिसका आंसर यस या नो में निकलता है और ऐसे सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं। जी हाँ, ऐसे सेंटेंस हिंदी में किससे स्टार्ट होते हैं, क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या से नहीं भी स्टार्ट होते हैं तो भी अगर ऐसे सेंटेंसों का आंसर आप देते हैं ना तो या तो यस में निकलता है या नो से निकलता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, क्या आप आज सुबह में खाना खाकर आए हैं, तो आप अगर आए होंगे तो बोलेंगे यस, नहीं आए होंगे तो बोल देंगे नो। हम बोलेंगे क्या आप दिल्ली जाना चाहते हैं, तो बोलेंगे यस जाना चाहते होंगे, नहीं तो नो। तो ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जब भी इस टाइप के सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना हो तो एक बात का ध्यान रखा जाता है कि स्टार्टिंग इनकी होती है किसी न किसी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है। किसी से इसकी स्टार्टिंग करना होता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से। एक बात ये भी पहले भी क्लियर हो चुका कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का यूज करते हैं, डू या डज का यूज करते हैं। ये भी क्लियर था कि डू का यूज होता है प्लूरल के साथ और डज का यूज होता है सिंगुलर के साथ। ये सब बातें पहले भी बताई जा चुकी हैं। यहाँ पर देखा जाएगा कि फार्मूला किसके अकॉर्डिंग बन सकता है। तो सबसे पहले देखिए हेल्पिंग, तो सबसे पहले देखिए इसकी स्टार्टिंग करना है आपको हेल्पिंग वर्ब से। इट मीन्स स्टार्टिंग करना ही पड़ेगा किसी से, डू या डज से। स्टार्टिंग किससे करना पड़ेगा? डू या डज से। सबसे पहले डू या डज दोनों में से कोई एक लगा देंगे। उसके बाद डू या डज के जस्ट बाद तुरंत सब्जेक्ट का यूज करते हैं। और एक बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, जब भी इस टाइप के सेंटेंस में निगेटिव वर्ड का प्रयोग हो, इट मीन्स नॉट का यूज हो, तो सब्जेक्ट के ही तुरंत बाद नॉट का यूज करना है, ना कि डू या डज के। सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का यूज करना है, डू या डज का तुरंत बाद नॉट का यूज नहीं करना है। उसके बाद जो है आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना रहेगा। और जैसे ये लग जाएगी जो भी वर्ड उसके बाद बचा उसको सेट करके लिख लेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो भी डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। आइए सीधे इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। अब ये देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है कि क्या तुम रोज सुबह किताब पढ़ते हो। आंसर किस में निकलेगा? अगर पढ़ता होगा तो बोलेगा यस, हाँ पढ़ते हैं, नहीं तो नो। जब इसका सेंटेंस ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या जो होता है ना, इसकी इंग्लिश हम लोग नहीं लिखते हैं, क्या कि इंग्लिश लिखना ही नहीं है बल्कि स्टार्टिंग डू या डज से करना है, या कह सकते हैं कि क्या कि इंग्लिश डू या डज ही हो सकती है।
तो डू या डज दोनों में से क्या लगाया जाए, तो सब्जेक्ट है यहाँ तुम का मतलब यू, और यू प्लूरल होता है इसलिए इसके लिए डू का यूज करना है। तो डू यू, नॉट यहाँ कहीं नहीं आया है तो नहीं लगाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना यहाँ की वर्ब है तो पढ़ना हो जाएगा रीड। क्या बच रहा है अदर वर्ड में, तो बुक बच रहा है, रीड बुक। कब, रोज सुबह, डेली इन मॉर्निंग, डेली इन मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल और देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आपके सामने दूसरा सेंटेंस है कि क्या यह लड़का अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। यदि ये करता होगा तो आप कहेंगे नहीं, यस करता है, और नहीं तो नहीं करता होगा तो बोलेंगे यस नहीं करता है। तो यस या नो में ही ऐसे सेंटेंस का आंसर निकलता है। सबसे पहले बात किया जाए इसमें भी, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है, स्टार्टिंग करना है डू या डैश से। डू या डैश से स्टार्टिंग करने के लिए हमको पता होना चाहिए, डू से करें कि डैश से, तो सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट है आपका यह लड़का, तो हो जाएगा दिस बॉय। सब्जेक्ट पता चल गया दिस बॉय। अब देखिए दिस बॉय ये सिंगुलर है तो यहाँ लगा देंगे डज, जो सिंगुलर रहेगा तो डज। सब्जेक्ट हो गया, डू या डज हो गया। नॉट बिल्कुल यूज करना है क्योंकि यहाँ पर नहीं नाम का वर्ड आया है, तो डज दिस बॉय नॉट पालन करना। पालन करना का होता है ओबे। डज दिस बॉय नॉट ओबे। अदर वर्ड में अपने माता पिता की आज्ञा का, तो अपने माता पिता की, ओबे मीन्स होता है आज्ञा का पालन करना है। पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ तक हो गया। अब बता अपने माता पिता की आज्ञा का, तो की का हो जाएगा टू, और ये लड़का है तो लड़के के लिए अपना में पॉसेसिव केस में हिज लगाते हैं, तो दिस बॉय नॉट ओबे टू हिज, माता पिता का पेरेंट्स लिख देंगे, पेरेंट्स, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस बन के तैयार हो गया। इतना लंबा सेंटेंस है, इंग्लिश इतनी छोटी है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। ये देखिए थर्ड सेंटेंस, क्या सरला और शीला रोज बागीचे में टहलते हैं। तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है, क्या की इंग्लिश छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट है यहाँ पर सरला और शीला। अभी देखिए दो दो लोग हैं तो सिंगुलर की प्लूरल, बिल्कुल सही बात है कि ये प्लूरल होगा, तो प्लूरल होगा तो डू लगाना है। डू, एक सब्जेक्ट है सरला एंड शीला, सरला एंड शीला। नॉट नहीं आया है तो छोड़ देंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ है टहलना, तो डू सरला एंड शीला वॉक। कहाँ टहलती हैं, तो में माने इन, बागीचे मीन्स गार्डन, गार्डन। कब, रोज, रोज तो डेली या एवरीडे, दोनों में से कोई एक यूज किया जा सकता है। तो डू सरला एंड शीला वॉक इन गार्डन डेली। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप अच्छे से इस फार्मूले का यूज करके बनाया जा सकता है। और आइए देखते हैं कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वांट या लाइक आ जाए तो फिर इसका फार्मूला क्या होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि यदि डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वांट या लाइक आ जाएगा तो ये पहले से पता है आपको कि इसके साथ दूसरी एक वर्ब भी आएगी। अगर इसके साथ दूसरी भी एक वर्ब आएगी तो इसके ट्रांसलेशन को इंग्लिश में कैसे बनाया जाए, इसका फार्मूला क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, DIS, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यदि ऐसे सेंटेंस में वांट या लाइक आए तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फार्मूला सेम ही रहेगा, डू या डज तो लगाना ही लगाना है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट भी लगाना ही लगाना है। डू या डज लग गया, सब्जेक्ट लग गया,
नॉट अगर आया है तो भी पहले की तरह सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का यूज कर देना है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जैसे ही नॉट का यूज करेंगे तो वांट या लाइक अगर आया है तो वांट या लाइक का यूज भी कर देंगे। और आपको पहले से पता है कि वांट या लाइक के जस्ट बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, न कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ, बिल्कुल इन्फिनिटिव का यूज करना है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज करना है। इसके बाद जैसे ही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे तो अदर वर्ड लिख लेंगे। अदर वर्ड लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। बदला क्या, कुछ भी नहीं, सब फार्मूला पहले की तरह ही है, बस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद तुरंत टू लग गया है और ये वांट या लाइक अलग से आ गया है। आइए सीधे इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए, क्या मोहन पतंग उड़ाना नहीं चाहता है। आपके सामने सेंटेंस है कि क्या मोहन पतंग उड़ाना नहीं चाहता है। क्या मोहन पतंग उड़ाना नहीं चाहता है। सेम उसी तरह क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है, यूज करना है डू या डज। डू या डज में से डज का यूज करेंगे क्योंकि मोहन सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, तो डज मोहन। नॉट नहीं लगाना क्योंकि यहाँ नॉट भी लगाना है क्योंकि यहाँ नॉट के लिए नहीं आया है, तो डज मोहन नॉट वांट या लाइक। देखिए चाहता है तो वांट, टू प्लस V1। चाहना का इंग्लिश तो आप लिख चुके, लेकिन दूसरी एक वर्ब उड़ाना बची हुई है। उड़ाना की इंग्लिश फ्लाई, लेकिन उसके पहले टू लगाना है, टू फ्लाई। टू प्लस V1 भी हो गया। अदर वर्ड में बचा पतंग, तो काइट इसका लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आंसर एकदम बिल्कुल रेडी है। एक एग्जांपल और देखा जाए, क्या मैं इतिहास पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ। क्या मैं इतिहास पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ। चलिए भाई देखा जाए। दूसरा एक एग्जांपल है कि क्या मैं इतिहास पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ। अब ऐसे सेंटेंस आ जाए तो सेम वही बात कि क्या की इंग्लिश कुछ नहीं लिखना, बल्कि डू या डज से स्टार्टिंग करना। डज या डू में से आई अगर आपका सब्जेक्ट है तो आई को माना गया है प्लूरल, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा डू। डू आई नॉट, नॉट भी लगाना है क्योंकि नहीं आया है, तो डू आई नॉट वांट या लाइक। पसंद करने की बात है तो क्या लगाना है, लाइक। तो लाइक में से पूरा हो गया पसंद करता हूँ, तो डू आई नॉट लाइक, लाइक हो गया। उसके बाद टू प्लस V1, एक वर्ब जब पसंद करना होगा, दूसरी वर्ब पढ़ना बचा हुआ है, तो डू आई नॉट लाइक टू रीड। टू रीड क्या बचा, हिस्ट्री, इतिहास। टू रीड हिस्ट्री। इस तरह से बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस फार्मूला पहले की तरह सेम है। वांट या लाइक लगाने के बाद टू लगाना नहीं भूलेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज जरूर कर देंगे। अदर वर्ड है। दूसरी बात है ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। यही छोटी छोटी काम आप कर लेंगे तो कभी गलत होने का कोई चांसेस ही नहीं होगा। इसके बाद अब बारी आती है कि यदि ऐसे सेंटेंसों में कहीं नो आ जाए तो नो के साथ कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हो जाती है। नो जैसे ही आ जाएगा तो आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि ऐसे सेंटेंसों में नो भी आ जाए ना तो कुछ नहीं करना है, बल्कि वांट या लाइक की जगह पर, वांट या लाइक की जगह पर नो को लगा देना है। और नो के साथ कंडीशन आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि नो के साथ की कंडीशन ये है कि नो के साथ यदि यहाँ नो आ गया तो नो यहाँ का यूज कर लेंगे, लेकिन नो के साथ कंडीशन है ये टू नहीं लेता है, बल्कि नो के बाद आपको लगाना पड़ेगा हाउ टू
नो के बाद यूज करना पड़ेगा आपको हाउ टू, तब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बस इतनी सी ही बात है। जैसे कि एग्जांपल लिखा जाए कि क्या सरला खाना पकाना नहीं जानती है? क्या सरला खाना पकाना नहीं जानती है? क्या सरला खाना पकाना नहीं जानती है? देखिए ये आपके सामने एग्जाम्पल अगर इसका है तो सबसे पहले क्या कि इंग्लिश नहीं लिखना, बस सेम डू या डज से स्टार्टिंग करना है। सरला सिंगुलर है तो यहाँ पर डज लग जाएगा, डज सरला नॉट नो, डज सरला नॉट नो, और हाउ टू प्लस V1, बिल्कुल सही। एक जानना का इंग्लिश हो गया तो पकाना का इंग्लिश बचा है, लेकिन इसके पहले हाउ टू, पकाना का इंग्लिश आपको पता होना चाहिए कुक होता है, हाउ टू कुक, खाना का क्या होगा फूड, हाउ टू कुक फूड। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। करना नहीं जानता है। ये आपके सामने दूसरा भी एग्जांपल हुआ कि क्या सोहन गणित के प्रश्न हल करना नहीं जानता है। ऐसे सेंटेंस में देखिए दो दो वर्ब आई हैं, एक तो जानना एक वर्ब है ही, दूसरा हल करना भी एक वर्ब है। तो सबसे पहले क्या कि इंग्लिश नहीं लिखना है, सोहन, सोहन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज करना है, डज सोहन सब्जेक्ट है, सोहन सब्जेक्ट हो गया। नाट, नाट का यूज है यहाँ क्योंकि नेगेटिव वर्ड आया है तो डज सोहन नाट नो। फार्मूले से एकदम चलते रहिए, कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं है। नो के बाद हाउ टू, हाउ टू बिल्कुल, हाउ टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, दूसरा हल करना तो सॉल्व, हाउ टू सॉल्व। अदर वर्ड में क्या बचा, गणित के प्रश्न, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मैथ, the questions of maths, the questions of math। बिल्कुल इजी है, कोई झंझट का काम ही नहीं है, बिल्कुल एकदम आसानी से बन जाएगा। यदि ये फॉलो करके आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। यहाँ तक तो आपका डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ, सेम यही काम इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी करना होगा। बस इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज के जस्ट पहले ही एक क्वेश्चन वर्ड या इंटेरोगेटिव वर्ड लग जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ही देखते हैं सिर्फ, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पूरा बातचीत किया जाएगा। तो वीडियो छोड़कर वापस जाने से पहले एक्सरसाइज यहाँ पर कुछ मिलने वाली है, वो आप बना करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना न भूलें, ताकि आपको प्रैक्टिस से अच्छे से और क्लियर हो जाए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ से पूछ भी सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एक एक्सरसाइज दिया जाए ताकि वो आप लोग बना करके सेंड करें। यहाँ पर आपके सामने कुछ देखिए एक्सरसाइजेज हैं, इस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले करके उसके बाद इसका एक एक आंसर बना करके आप कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को फिर से अंत तक देखने के लिए और इस सभी एक्सरसाइज को सॉल्व करके अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हर एक एप्लीकेशंस को लेकर के। थैंक यू सो मच।